सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों। मेरे विश्वास और उम्मीद को आगे बढ़ाने वाले जितने भी प्रबुद्ध लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सभी को अनिल कुमार का सादर प्रणाम। अनिल खेदड़ स्टडी पॉइंट और नरेंद्र करियर पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत। मैं अब आपसे जो बातें करने जा रहा हूँ वो ज्योग्राफी के पाठ संख्या 4 में हम मिलेंगे और उस पर हम चर्चाएं करेंगे। देखो, अब आपका टॉपिक शुरू होता है राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण। तो यहाँ पर एक शब्द के रूप में आपका जो उल्लेख दिया हुआ यहाँ मिलता है, राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण, देखो मैं ये मानता हूँ कि जब भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई शिक्षक भौगोलिक वर्गीकरण आपको पढ़ाता है तो उसमें एक ही बात आप तक पहुंचाता है कि मरुस्थलीय प्रदेश 61.11, 40% जनसंख्या, अरावली 9, क्षेत्रफल 10% जनसंख्या, पठारी भाग 6.89% जो आपका क्षेत्रफल आता है और जनसंख्या 11% और 39% क्षेत्रफल, और उसके बाद में आपकी जो 23% क्षेत्रफल पे 39% आपकी जो आती है वो जनसंख्या आपकी यहाँ आ जाती है जो मैदानी भाग। मैं ऐसा नहीं, मैं इसकी पूरी डिटेल आप तक पहुँचाऊंगा जो मुझे मेरे गुरुजनों ने बताया। देखो, सबसे पहले राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण को जो उल्लेखित किया है वो वीसी मिश्र के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहला भौगोलिक वर्गीकरण राजस्थान का दिया वो वीसी मिश्रा के द्वारा दिया गया। पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन है? वीसी मिश्रा द्वारा किया गया। उसने राजस्थान को 7 विशिष्ट भागों में बांटा 1968 ईस्वी में, यानी राजस्थान की भौगोलिक परिदृश्य को उसने 7 भागों में बांटा था और सन 1968 ईस्वी के अंतर्गत वीसी मिश्रा महोदय के द्वारा राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण को 7 भागों में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इस बात से संतुष्ट नहीं हुए प्रोफेसर समालोचन द्वारा राजस्थान को 1971 ईस्वी के अंतर्गत एक नया वर्गीकरण किया गया था और उसने उस वर्गीकरण को 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो यानी कि इसके बाद में जो आया वो समालोचन सिंह आया और समालोचन सिंह ने 1971 ईस्वी के अंतर्गत एक बार फिर इसका वर्गीकरण दिया और इसको कितने भागों में बांटा? 2 भागों में विभाजित किया। लेकिन 2 भागों को बाद में इसने कितने भाग बना दिए थे? 18 भाग बना दिए, क्योंकि राजस्थान एक बड़ा भौगोलिक खंड था जिसकी अलग अलग दशाएं थी। जो पहले मैंने बताया, चेकोस्लोवाकिया, इंग्लैंड, श्रीलंका से भी बड़े देशों में इसकी गणना होती थी। 171 देश इससे छोटे थे। तो ये बात 98 देश तो जैसलमेर से छोटे हैं, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन इसका तीसरा जो सक्सेना की रूप जो दिया था वो 2 विद्वान थे, एक तो तिवारी और दूसरे एक विद्वान थे सक्सेना, एपी सक्सेना के नाम से प्रसिद्ध है। उन सक्सेना ने इनका एक बार फिर वर्गीकरण किया 1994 ईस्वी के अंतर्गत, और 1994 ईस्वी के अंतर्गत इसने कितने भाग बनाए थे? 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया, 4 भागों में इसको दिखाया गया था। लेकिन सबसे पहले जो भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत वीसी मिश्रा के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था उसमें पश्चिमी जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश थे जो उनको बांटा गया था, वो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल थे, एक अर्ध शुष्क था। तो एक तो उसने पश्चिम क्षेत्र का भाग ले लिया था पश्चिमी शुष्क, और दूसरा भाग उसने ले लिया था कौन सा? अर्ध शुष्क। ये 2 उसने अपने सर्वोच्चतम बनाए। एक उसने गंगानगर बीकानेर क्षेत्र को, नहरी क्षेत्र को दे दिया, एक अरावली को दे दिया। तो एक उसने नहरी क्षेत्र में ले लिया, एक उसने किसमें ले लिया था? अरावली क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया था। तो 4 क्षेत्र तो उसने प्रधान लिए थे वीसी मिश्र ने, जो इनकी भौगोलिक संरचना के आधार पर इन्होंने लिए। फिर 3 क्षेत्र लिए, जैसे जो पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक प्रदेश है जहाँ औद्योगिक विशेषताएं सर्वाधिक ज्यादा है, और एक पूर्वी कृषि प्रदेश जो है। तो एक तो पूर्व क्षेत्र के 2 भाग बना दिए थे, पूर्व के एक क्षेत्र तो उन्होंने बना दिए औद्योगिक, और एक पूर्व क्षेत्र के बना दिए थे उसने कृषि जो क्षेत्र है जहाँ पर कृषि ज्यादा होती है, और एक चंबल के बीड़ बना दिए उसने जहाँ पर नदियों के प्रवाह क्षेत्र में बनते थे, तो चंबल के बीड़। ये जो
भाग किए सातों, ये भाग किसके द्वारा किए गए थे? वीसी मिश्र के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण में वीसी मिश्रा के द्वारा कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में। कब? 1968 में। कौन से भाग? पश्चिम का मरुस्थल पूरा शुष्क क्षेत्र, फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र, फिर गंगानगर हनुमानगढ़ नहरी क्षेत्र, फिर मध्य क्षेत्र को अरावली में, फिर पूर्व के औद्योगिक और पूर्व क्षेत्र के कृषि क्षेत्र और चंबल के प्रवाहीय क्षेत्रों में दक्षिणी राजस्थान की जो बीड़ भूमि थी उसका वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया था। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं कि दूसरा वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया है वो दूसरा वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? समालोचन सिंह ने प्रस्तुत किया है। समालोचन सिंह ने 2 ही भाग बनाए, एक राजस्थान के मैदान और दूसरे राजस्थान के पठार। इसने एक महत्वपूर्ण स्थान दिया किसको? पठार को, और दूसरा महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया? मैदान को। लेकिन फिर आगे चल के इसने भी इसके 18 भाग जो थे उनके वर्गीकरण कर दिए गए थे। तो ये अलग अलग रूप से इन्होंने भाग बनाए थे। लेकिन फिर तिवारी जी और सक्सेना साहब ने सब 1994 ईस्वी के अंतर्गत इन्होंने जब इनका वर्गीकरण किया था तो सबसे पहला वर्गीकरण इन्होंने दिया था मरुस्थलीय प्रदेशों को दिया था। दूसरे नंबर पर मरुस्थलीय प्रदेशों के बाद में जो दिया, जो राजस्थान का वांगड़ प्रदेश पठारी भूमि या दक्षिण जो राजस्थान का वांगड़ प्रदेश जो था, राजस्थान का वांगड़ प्रदेश जो इसके अंतर्गत था। तीसरे नंबर पर अरावली थी और चंबल बेसिन था। अरावली थी और चंबल बेसिन था, ये आपके चंबल बेसिन थे। इन्हीं में संशोधन करके आगे ये मरुस्थलीय प्रदेश रह गया, मरुस्थलीय प्रदेश रह गया। दूसरी पूर्व के मैदान हो गए, पूर्व मैदान हो गए। तीसरे में अरावली रह गया और चौथे पे क्या रह गया? पठारी भाग रह गया। आज हमारे सामने जो तिवारी और सक्सेना महोदय के द्वारा दिया हुआ जो ये वर्गीकरण है जो हमारे सामने प्रस्तुत है, इन तीनों तिथियों को भी महत्वपूर्ण याद रखना है। 68 वाली तिथि, 71 वाली तिथि, 94 वाली तिथि, 4 भाग, 2 भाग, 7 भाग, ये सारी चीजें आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। अब जो 4 वर्गीकरण बनाए गए थे वो कौन कौन से काल में बने और किस किस तरीके से उन कालों का उद्भव हुआ है, आप उन्हें बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो, पहले नंबर पर आप एक यहाँ पर शब्द लिखेंगे पश्चिमी मरुस्थल, क्योंकि आपने पहला यही बनाया, पश्चिम का जो मरुस्थल का रूप आपने दिया। दूसरा आपने लिया अरावली क्षेत्र को आप दोगे, तो दूसरा क्षेत्र आप लेओगे वो कौन सा होगा? अरावली होगा। तीसरे नंबर पर आप एक शब्द लिखोगे और उसका नाम होगा पूर्व का मैदान क्षेत्र होगा, और एक फिर होगा दक्षिणी पूर्व क्षेत्र के जो पठार हैं उस पठार क्षेत्र के रूप में आप 4 शब्दों का उल्लेख यानी यहाँ पर करोगे। सबसे पहले इस मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको किसके प्रमाण मिलेंगे? तो आप एक शब्द लिखोगे, तेथिस सागर के प्रमाण आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। लेकिन ये कौन से काल में बनेंगे? तो इसके अंतर नियोजोइक महाकल्प और यानी प्लेस्टोसिन युग में। तो ये कौन कब बने थे? नियोजोइक महाकल्प और एक प्लेस्टोसिन महाकल्प भी आप इसको कह सकते हो, प्लेस्टोसिन काल। यानी इस तेथिस सागर का उद्भव जो हुआ वो नियोजोइक महाकल्प और यानी प्लेस्टोसिन काल में हुआ। इस मरुस्थल के प्रमाण है वो तेथिस सागर के, फिर इसकी डिटेल बताता हूँ आपको। इस कल्प के अंतर्गत पश्चिम के मरुस्थल का उद्भव हुआ था। फिर अरावली का उद्भव कब हुआ था? तो इसका जो आरंभ हुआ है, पहले तो बात यह है कि ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। इसके बारे में भी मैं आपको आगे इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। एजोइक महाकल्प था, उसके अंतर्गत हुआ प्री कैम्ब्रियन युग में, तो इसको आप कहते हैं एनोजोइक महाकल्प, जोइक महाकल्प। एक तो ये भी आता है, एनाजोइक महाकल्प भी आता है और एजोइक भी आता है। इसको एजोइक भी लिखा जाता है। एजोइक महाकल्प में हुआ, और एजोइक महाकल्प का कौन सा युग था? प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग था। उस प्री कैम्ब्रियन युग के अंतर्गत अरावली पर्वत श्रृंखला का उद्भव हुआ। गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये तेथिस सागर का हिस्सा जो बनी आपकी। दूसरी आपके पूर्व के मैदान है। देखो, पूर्व के मैदान जो है वो गंगा यमुना के जो बाह्य क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। तो आप इसको गंगा
वह यमुना के क्षेत्र से आप इसको तुलना करते हो, लेकिन ये तेथीस सागर, ये भी सागर है, यहाँ भी पानी है, तो यही दोनों कल्प वहां हो जाएंगे। तो आप इसको क्या कहोगे? नियोजोइक, जोइक महाकल्प और प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन कल्प जो है, प्लेस्टोसीन जो काल है, क्योंकि एनोजोइक महाकल्प और प्रीकैम्ब्रियन, और ये दोनों इस काल के अंतर्गत, यानी इनका उद्भव जो हुआ प्लेस्टोसीन काल के अंतर्गत हुआ। फिर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के जो पठारी भूमि जो क्षेत्र के अंतर्गत जो वहां पर आते हैं, ये ज्वालामुखी से बना हुआ है, लावे से निर्मित है, ज्वालामुखी से, जिसको मिसोजोइक और क्रेशियम युग के रूप में कहते हो। तो पहले तो आप इसको आप एक शब्द बनाओगे कि ये किससे निर्मित है? लावा निर्मित है। और लावा निर्मित है तो यहाँ पर आप इसका नाम क्या लिखोगे? ज्वालामुखी। और विश्व का श्रेष्ठ ज्वालामुखी कहाँ पर है भाई? श्रेष्ठ तो इटली है, और इटली का कौन सा? माउंट, जो माउंट पोपा, जो यानी इटली का एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी के रूप में, जैसे राजस्थान की ज्वालामुखी क्रेटर से जो नक्की झील बनी हुई है, और ये सारी चीजें आपकी आती हैं, तो लावा निर्मित है। और इसके काल के अंतर्गत ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा या आपका यहाँ पर आता है, तो इसको भी आप गोंडवाना लैंड के हिस्से के अंतर्गत आप क्या करोगे? शामिल करोगे। मेसोजोइक महाकल्प और क्रेशियम, यानी यहाँ पर आप एक शब्द लिखोगे मेसोजोइक महाकल्प, और दूसरे नंबर पर क्रेसोइम, यानी मेसोजोइक महाकल्प और क्रेशियम जो युग है ये अलग अलग है। क्रेशियम युग, क्रेशियम काल, तो मेसोजोइक महाकल्प और क्रेशियम काल के अंतर्गत इस क्षेत्र का उद्भव हुआ। तो तिवारी और सक्सेना साहब ने जो किया, उसका आज जो वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, वो वर्गीकरण ये हुआ है। हाँ, ये एक रेटाफिकेशन अगर आप करते हो, उसके हिसाब से आप रटते हो, तो वो एक अलग चीज है कि आप किस तरीके से उसको करते हो। मैं नहीं मानता उस चीज को, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आने वाला वक्त ये पूछेगा कि मरुस्थल तेथीस सागर के प्रमाण, नियोजोनिक महाकल्प के उदाहरण है, प्लेस्टोसीन काल के उदाहरण है, ये सारी चीजें आपसे एक पूछी जाए। ये भी पूछेगा कि तेथीस सागर के प्रमाण कौन कौन से आए आपके सामने। लेकिन मैंने एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का मैंने जिक्र किया है, तो यानी जो मैं इसका एक जिक्र कर दूं। देखो, ये थी संपूर्ण पृथ्वी थी, और यहां से एक सागर निकलता था जिस सागर का नाम था तेथीस सागर। इसने दो भागों में यहाँ पर बांट रखा था, पानी था, और दोनों साइड के अंतर्गत दो भूखंड थे, जिसका पहले ऊपर ये जो है उसका नाम था अंगारा लैंड, ये हिस्सा था, और ये जो हिस्सा था उस हिस्से को कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये दो हिस्से थे, और ये जो संयुक्त आपका जो ये भाग पानी से जो परिपूर्ण है, पानी से, ये दोनों स्थल और ये जलीय राशि, अगर इसको आप सामूहिक रूप से एक शब्द दोगे, सामूहिक रूप से अगर आप एक शब्द लिखते हो, इन दोनों का सामूहिक रूप में अगर एक शब्दावली में उल्लेख करते हो, तो इसका नाम कहा जाता है पेंथालासा। ये भी बहुत बार आता है, पेंथालासा किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये दो हिस्से हैं, दो भूखंड है, और ये बीच में जो यहाँ पर कौन सी चीज है? तेथीस सागर है। इन दोनों के, ये दोनों तो भूखंड हो गए, और ये सारी जलीय राशि है, उसको सामूहिक रूप से क्या कहोगे? पेंथालासा कहोगे। लेकिन अगर आप ये अंगारा लैंड और ये दोनों स्थल खंड की बात करते हो, सिर्फ आप स्थल खंड शब्द का उल्लेख करते हो, तो उस स्थल खंड को आप किसके नाम से उल्लेखित करोगे? पेंजिया करोगे। तो स्थल खंड पेंजिया, और पूरी जलीय राशि जो है उसको आप ये कहा जाता है कि, ये कहा जाता है कि विश्व जगत के जितने भी मरुस्थल है, जैसे मंगोलिया का मरुस्थल है जिसको गोबी का मरुस्थल आप कहते हैं, तुर्किस्तान का मरुस्थल आप है, अरेबियन मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है, ये सारे के सारे मरुस्थलों की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? वो तेथीस सागर से, यानी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप इनके अलग अलग जनसंख्या और इसके वर्गीकरण पढ़ते हो, मान लो टोटल वर्गीकरण, आप इसका अलग वर्गीकरण पढ़ोगे, इसका अलग वर्गीकरण पढ़ोगे, इसका अलग पढ़ोगे, इसका अलग जनसंख्या लिखोगे, इनके फिर वर्गीकरण। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि तेथीस सागर के प्रमाण मिले हैं,
लेकिन इसके पास आपके पास क्या प्रमाण दोगे? या आपसे भविष्य में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान के इस भौगोलिक परिदृश्य में तेथिस सागर के प्रमाण मिले, इसके उदाहरण आपको कहाँ मिलेंगे? तो वो आपको कहाँ किस तरीके से मिलते हैं उसे आप ध्यान से देखिए। तो अब आपकी जो मूल हेडिंग थी वो तेथिस सागर थी। धार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों के अवशेष होना तेथिस सागर के उदाहरण है। यानी कि धार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। कौन सी चट्टानों के? अवसादी चट्टानों। इन अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? मीठा पानी पाया जाता है। मीठा पानी है जैसे जिसको आप यानी जैसलमेर में क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहते हैं। और लाठी सीरीज को उसमें क्या कहा जाता है? चंदन नलकूप कहा जाता है। इस चंदन नलकूप को क्या कहते हैं? धार का गढ़ा कहते हैं। लेकिन अगर यानी धार का जल महल किसे कहते हैं? तो धार का जल महल जो है वो किसे कहते हैं? बटाड़ू का कुआं। बटाड़ू का कुआं कहाँ है? तो बाड़मेर क्षेत्र के अंतर्गत यानी आता। जल महल कहाँ के प्रसिद्ध है? तो आप यहाँ पर लिखते हो, एक तो डीग के प्रसिद्ध है, भरतपुर के प्रसिद्ध है, और दूसरे जल महल कहाँ के प्रसिद्ध है? तो यानी कि गर्भावती नदी के किनारे जयपुर के प्रसिद्ध है। तो जयपुर गर्भावती नदी के किनारे के भी जल महल प्रसिद्ध है। ये आप प्रभावी के रूप से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तेथिस सागर का पहला प्रमाण है कि राजस्थान में जो भूमिगत अवसादी चट्टानें हैं और जिनमें मीठा पानी है और उनमें लाठी सीरीज, चंदन नलकूप, धार का गढ़ा, जल महल, ये सारी चीजें आती है, वो इस बात के प्रमाण है कि यहाँ पर किसके उदाहरण है? तेथिस सागर। दूसरी जीवाश्म खनिज है यहाँ पर। तो दूसरा उदाहरण हमें यहाँ पर मिलता है जीवाश्म खनिज है। भाई ये जीवाश्म खनिज क्या है? देखो, एक तो यानी जीवाश्म आप लिखते हो अटल गांव, जहाँ पर जो 25 सेट मिले हैं जिसको आप फॉसिल पार्क कहते हैं, वो तो है ही है। यहाँ जीवाश्म पार्क में जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ है। एक तो आती है आपकी प्राकृतिक गैस, एक आता है कोयला, एक आता है पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ तो यानी आपका कोयला आता है, पेट्रोलियम पदार्थ आता है, प्राकृतिक गैस, ये भी इसके उदाहरण। अब आप कहोगे सर ये कैसे? जैसे भारतवर्ष का 65% जो यानी उत्पादन होता है पेट्रोलियम पदार्थों होता है, मुंबई हाई से होता है। धार के मरुस्थल में यहाँ था तो समुद्र की तली में पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। तो उस उदाहरण से क्या होता है कि यहाँ पर जो भूमिगत रूप से हमें ऐसे क्या मिले हैं? अवशेष प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हमें इस चीज के उदाहरण मिले। कुलधरा गांव में मछली के अवशेष जो केट्स पार्क जो मिले हैं, वो जैसे एक गांव आता है जैसलमेर का, और उसका गांव का नाम क्या है? कुलधरा जो पार्क है, ये गांव है भाई कुलधरा, यहाँ पर एक पार्क है, और उसको केप्टस पार्क के नाम से जानते हैं। कंपटीशन में आ गए 1-2 बार ये प्रश्न। और यहाँ पर ऐसे उदाहरण मिले कि जहां पर मछली के अवशेष मिले, तो मछली तो समुद्र में रहेंगी, मछलियों के उदाहरण मिलना और ये चीजें मिलना तो एक बात है कि भाई यहाँ पर जो उदाहरण इसके मिले। यहाँ पर प्राकृतिक जीवाश्म अटल गांव, जहां पर जुरेसिक काल के डायनासोर के उदाहरण भी मिले हैं। तो यहाँ पर एक बात और आती है कि तेथिस सागर के अंतर्गत जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर क्या मिले हैं? आप एक गांव का नाम लिखोगे अक्कल गांव, और अक्कल गांव के अंतर्गत क्या मिले? जीवाश्म पार्क। जीवाश्म पार्क प्राप्त हुए हैं अक्कल गांव। और अक्कल गांव के अंतर्गत जो जीवाश्म पार्क जो आपके प्राप्त हुए हैं वो जुरेसिक काल के हैं। कौन से काल के हैं? जुरेसिक काल के, जुरेसिक काल के हैं, जिसके 25 सेट यहाँ पर मिले। और एक यहाँ पर डायनासोर के उदाहरण मिले हैं। डायनासोर के उदाहरण भी हमें प्राप्त हुए हैं। ये भी इस बात का उदाहरण है कि यहाँ पर तेथिस सागर के कारण इस विशाल मरुस्थल का क्या हुआ है कि निर्माण हुआ है। या खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं, वो खारे पानी की झीलें किसके उदाहरण है? वो भी तेथिस सागर है, क्योंकि नमकीन उदाहरण अगर आपको यहाँ पर आता है तो एक बात आपकी आती है कि खारे पानी की जो झील है वो खारे पानी की झील इसके उदाहरण है। और खारे पानी की जो झील है वो जैसे आपकी सांबर झील आपकी आती है, पंचभद्रा झील आपकी आती है, डीडवाना झील आपकी आती है, उसके बाद में आपकी रेवासा झील आपकी आती है, काछोर झील आपकी आती है, तो उसके बाद कवोद झील आपकी आती है, पोखरण झील आपकी आती है। ये सारी चीजें आप देखिए, ये सारी नमकीन झीलें इस बात के उदाहरण है। अब आप ये भी कह दोगे सर कच्छ के रण से, तो कच्छ का रण है उससे भी जो
हवाएं उधर से चल के आती हैं, तो वो क्या कारण है? लूरी नदी इधर से जाती है, फिर खारी क्यों होती है? तो यहाँ पर ये खारे पानी की झील है, वो भी इस बात का उदाहरण है कि वास्तव में यहाँ पर टेथीज सागर के उदाहरण यहाँ पर मिले। एक चीज यहाँ पर और आती है कि थार के मरुस्थल में दोनों स्रोत महत्वपूर्ण है। एक तो गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है, एक तो गैर परंपरागत क्या है? ऊर्जा स्रोत है, और एक यहाँ पर क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो दोनों है। जैसे अगर गैर परंपरागत वो है जो यानी कि नवीनीकरण नहीं हो सकता, पेट्रोलियम पदार्थ भी है, प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन यहाँ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनकी भी पूर्व क्षेत्र में जो है वो यहाँ पर लागू होती है। तो ये सारी चीजें इस बात के प्रमाण हैं कि हमें जो भौगोलिक परिदृश्य के अंतर्गत जो बातें आती हैं वो इस तरीके से आती हैं कि यहाँ पर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश हमारे पास आता है वो आता है पश्चिम का मरुस्थल। यानी हमारे पास सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश होगा वो पश्चिम का मरुस्थल होगा, और ये मरुस्थल है। और इस मरुस्थल को आप क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल आप इसको कहते हैं। और इस थार के मरुस्थल में 61.11% क्षेत्रफल है। कितना है भाई? 61.11% क्षेत्रफल है। और जनसंख्या कितनी है इसके पास आपकी है? तो वो जनसंख्या है 40% आपकी जनसंख्या है। तो थार का मरुस्थल है 61.11%, थोड़ा बड़ा लिख दूं, और जनसंख्या यहाँ 40% क्षेत्र है। जनसंख्या क्षेत्र के अंतर्गत दूसरे नंबर की बात आती है कि यहां पर जो थार के मरुस्थल के अंतर्गत जो पश्चिम की मरुस्थलीय भागों के अंतर्गत जो हमारी बातें आती हैं वो किस तरीके से आती हैं, उसे आप एक बात थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है थार के मरुस्थल में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंतर्गत थार का मरुस्थल फैला हुआ। और इस थार के मरुस्थल का 62% कहाँ है? भारत में। और 38% जो हिस्सा है वो कहाँ पर आता है? इसका पाकिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है? शामिल होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर और आती है कि राजस्थान के अंतर्गत अगर भारत में थार के मरुस्थल का अगर एक बात आती है कि 62% हिस्सा है, लेकिन उसमें से 61.11% तो कहा जाता है भाई राजस्थान में आ जाता है, और शेष वहां पर एक बढ़ता 89% होता है वो आपका गुजरात और उस पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत आपका जो ये मरुस्थलीय भाग जो प्रदेश जो है वो यानी कि माना गया है। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल जो आपका आता है इसका जो लगभग तो वो 600 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है। और यहाँ पर क्या होता है कि 350 किलोमीटर इसकी क्या चौड़ाई है, और 12 इसके अंतर्गत क्या शामिल होते हैं? जिले शामिल होते हैं, या 12 जिलों का जो वर्गीकरण इसके अंतर्गत शामिल इसके अंतर्गत किया जाता है। ये विश्व का ऐसा मरुस्थल है जिसमें सर्वाधिक जन घनत्व है और सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर होती है। तो इसी मरुस्थलीय क्षेत्र में जो जैव विविधता है वो विविधता सर्वाधिक है, और एक जनसंख्या जो घनत्व है वो घनत्व वाला मरुस्थलीय क्षेत्र है वो यही मरुस्थल आता है। जो थार का मरुस्थल है वो सर्वाधिक जन घनत्व वाला आता है। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित यही करता है, यानी भारतीय जो ये थार का मरुस्थल है, ये मरुस्थल भारतीय जो उपमहाद्वीप है उस महाद्वीप में जो ऋतु चक्र होता है उस ऋतु चक्र को नियमित करने के अंतर्गत भी किसकी भूमिका रहती है? इस थार के मरुस्थल की भूमिका रहती है, जो 61.11% है। 40% इसमें जनसंख्या इसमें रहती है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करने में भी, यानी उपमहाद्वीप के अंतर्गत किसको आकर्षित करता है? मानसून को आकर्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका जो रही है वो किसकी रहती है? इस थार के मरुस्थल की भूमिका रहती है। और ये ऊपर का जो जोन आप जैसे इसमें लोगे, ये जोन जैसे अगर आपका आएगा वो जोन इसके अंतर्गत शामिल होता है। भारत में निम्न वायुदाब के केंद्र बिंदु जो बनते हैं थार का मरुस्थल में होता है, यानी भारत में निम्न, देखो वायुदाब का एक निम्न
वायुदाब का जो केंद्र बिंदु है, वायुदाब और तापमान में एक नियम है, जहां तापमान बढ़ेगा वहां पर वायुदाब क्या होगा, कम हो जाएगा, और जहां पर वायुदाब बढ़ रहा है इसका मतलब वहां पर तापमान क्या होगा, कम होगा। तो सर्दकाल के अंतर्गत क्या होगा कि वायुदाब का जो केंद्र बिंदु होगा वो केंद्र बिंदु क्या होगा, थार का मरुस्थल होगा। क्या कहाँ होगा भाई, थार का मरुस्थल होगा। और वायुदाब के केंद्र बिंदु वैसे एक बार प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड के अंतर्गत की सर्वाधिक होता है, तो उसमें थार का मरुस्थल सागर की तली भी दिया हुआ था, तो सागर की तली आती है क्योंकि वहां पर तापमान कम होता है, तो ऑटोमेटिक वहां पर क्या होता है, वायुदाब होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में दो वायुदाब है, देखो निम्न वायुदाब के दो केंद्र बिंदु हैं, एक तो यानी आपका बनता है थार का मरुस्थल, और दूसरा जो बनता है वो कौन सा बनता है, दूसरा जो बनता है वो बनता है तिब्बत, यानी तिब्बत। ये दो अलग अलग समय के अंतर्गत दो वायुदाब के केंद्र बिंदु बनते हैं। अब इसकी भौगोलिक परिस्थिति है वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको, तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से इनको आप करोगे कि इनमें दो चीजें देखना, एक तो मरुस्थल के अंतर्गत ये क्षेत्रफल है, एक चीज ये देखना कि इस मरुस्थल की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि ये चीजें जो इसकी महत्वपूर्ण है। अब जैसे बालू का स्तूप, ताराबोलिक, पेराबोलिक स्तूप, उसके बाद में अनुस्प्रत है, अनुधैर्यन है, सीफ है, उसके बाद खिड्डन है, प्लाया झीलें बनेंगी, वो तो भौगोलिक परिस्थिति है। इसके बाद में जो अगली चीज हम इसकी पढ़ेंगे वो तो क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक व्यवस्थाएं पढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी समझ में आई होगी, आप बहुत बड़े अच्छे समझदार स्टूडेंट हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बुलंद करें और आगे इसको बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।